नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया प्लस ऑब्जेक्टिव का जो है सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है अरविंद घोष, डी है महात्मा गांधी। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और इसी से संबंधित है एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका भी जो है महात्मा गांधी है। फिर जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन ए में है, इनकी पुस्तक है मेरी कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। फिर कौमी आवाज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अरविंद घोष को जान लेते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो घोष हैं। फिर युगांतर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो श्री अरविंदो घोष है। फिर दूसरा नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें कह रहा कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है वो लेक्स लोकी अधिनियम है, दूसरा बंगाल टेनेंसी अधिनियम है, आयु की सहमति अधिनियम है, और चौथा जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है। तो लेक्स लोकी अधिनियम जो आया था वो 1850 में आया था। ठीक है, और बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो आया था वो 1885 में आया था, और आयु की जो है सहमति अधिनियम 1891 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में जो है गठित हुआ था आयोग, और इसका जो है पारित हुआ था 1904 में। ठीक है, इस तरह से आप जब क्रम बैठाइएगा, इसका क्रम आएगा 1 2 3 4। क्या आएगा? 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 में। इसमें कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए जो है कलकत्ता में स्कूल की स्थापना की थी लड़कियों के लिए। और इसी संबंध ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित याद रखिएगा, 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था वो जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो है 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था वो उस समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि बोस्टन टी की घटना जो है कब घटित हुई? ठीक है, कब घटित हुई? तो यह जो है ऑप्शन ए में है 1453, फिर 1773, फिर 1779, 1812। तो बोस्टन टी की घटना जो है आपको 16 दिसंबर 1773 को घटना घटी। ठीक है, और बोस्टन टी पार्टी घटना जो है अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। पूछ देगा कि अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण बोस्टन टी की घटना है। बोस्टन टी की घटना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या 5 में। इसमें कह रहा कि नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ। ऑप्शन ए में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी में निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, ऑप्शन सी में जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम था, या ऑप्शन डी में साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, किसानों द्वारा जो है प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था, नाई धोबी बंद आंदोलन। कब चलाया गया था? 1919 में किसानों द्वारा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 6 में। इसमें कहा रहा संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? ऑप्शन ए में है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी में है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन सी में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या ऑप्शन डी में आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या? संगम युग का उरैयूर एक स्थल है जहाँ जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न संख्या 7। इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। एक तरफ जो है आपको पुस्तक हो गया, एक तरफ आपको जो है लेखक हो गया। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का लेखक और पुस्तक है। ठीक है, फुतू
सलातीन, फुतूह सलातीन के लेखक कौन है? तो फुतूह सलातीन के लेखक आपको अब्दुल मलिक इसामी है, ठीक है, अब्दुल मलिक इसामी। अब फुतुहात फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो फुतुहात फिरोजशाही के लेखक फिरोज शाह तुगलक। और तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। और खज़ाइन उल फुतूह के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो, ठीक है। देखिए इसमें फुतुहात फिरोजशाही और तारीख़ फिरोजशाही में जो है आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो फुतुहात फिरोजशाही फा से शुरू हो रहा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और तारीख़ फिरोजशाही के लेखक क्या हो जाएंगे? तो जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। और कुछ संबंधित है अमीर खुसरो से। तो अमीर खुसरो से याद रखिएगा नूह सिपेदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अमीर खुसरो जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2143, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 8 में। इसमें कहा रहा सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर जो हुआ वो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है मोहरों पर? तो आम का, पीपल का, साल का, परिजात का। इसका सही उत्तर होगा पीपल का, ठीक है, पीपल का जो है मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 9। इसमें कहा रहा कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु खांडेकर, ऑप्शन बी रंजीत देसाई, ऑप्शन सी शिवाजी सावंत, ऑप्शन डी भालचंद्र नेमाड़े। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवाजी सावंत। ऐसे भी मृत्यु से कौन संबंधित रखते हैं? तो शिव जी रखते हैं, इसलिए मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। ट्रिक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? ठीक है, वास्तविक मालिक बनाया। ऑप्शन ए में प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी में बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी में जो है इब्राहिम खान का फरमान, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए वास्तविक मालिक बोलेगा तो बक्सर की लड़ाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा प्राथमिक जो है हस्तक्षेप जो है भारत के जो राजनीति में किस युद्ध के बाद हुआ, तो वो जो है प्लासी की लड़ाई होगा, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई आपका हो गया था 23 जून 1757 को। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई जो हुआ था, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। बक्सर की लड़ाई संयुक्त सेना और अंग्रेज़ के बीच हुआ था, ठीक है। संयुक्त सेना में आपको मीर कासिम थे, फिर मीर कासिम वगैरह इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा रहा कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की जो है खिताब से नवाजा था? जहांगीर ने नादिर उल असर के जो उपाधि किसे दिया था? ऑप्शन ए बिशनदास, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी अबुल हसन। तो जहांगीर ने नादिर उल असर के उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था। किसे? उस्ताद मंसूर को। और अबुल हसन को दिया था नादिर उल जमा। नादिर उल जमा को उपाधि किसे दिया था? अबुल हसन को। एकदम VVI है, याद रखिएगा इसको। इसका भी ट्रिक है, नादिर उल असर, सर आ रहा लास्ट में, तो इसमें देखिए मंसूर आ रहा, सर आ रहा, तो याद रखिएगा नादिर उल असर बोल देगा तो उस्ताद मंसूर होगा, और नादिर उल जमा बोलेगा तो अबुल हसन हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 12 में। इसमें कहा रहा कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है किस चोल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी में है राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी में विजयालय, ऑप्शन डी में राजराज प्रथम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रथम। यानी गजनी का जो सुल्तान महमूद थे वो राजेंद्र प्रथम, चोल राजा राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे, ठीक है। और ऑप्शन से संबंध हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे राजेंद्र प्रथम जो हैं वो गंगाई कोंड चोल के जो है उपाधि धारण किए थे, ठीक है। और विजयालय जो है, जो चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ये जो है नरकेसरी के उपाधि धारण किए थे। राजराज प्रथम के द्वारा ही राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 13 में। इसमें कहा रहा कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में चोल, ऑप्शन बी में पाल, ऑप्शन सी में मराठा, ऑप्शन डी में विजयनगर। तो अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो हो विजयनगर जो है वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ऑप्शन ए में है चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय हैं, याद रखिएगा। मराठा वंश के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एंड बुक्का हैं, जो दो भाई थे, और इन्होंने जो 1336 ईस्वी में जो है स्थापना किए थे, किसका? विजयनगर साम्राज्य का।
नेक्स्ट प्रश्न आइए, इसमें कह रहा कि मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो मंगोल शासक जो था चंगेज खां, उसकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1210, ऑप्शन बी में 1219, ऑप्शन सी में 1227, ऑप्शन डी 1235। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुआ था। और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय जो है भारत पर आक्रमण किया था। पूछ देगा किस दिल्ली सल्तनत किस शासक के समय आपको मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के समय, किसके समय, इल्तुतमिश के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहा कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे, यानी साहित्यकार थे, रचनाकार थे। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो गिजाली जो थे वो अकबर के समकालीन रचनाकार थे, ठीक है। और इसी संबंधित याद रखिएगा दसवंत एवं बसावन ये चित्रकार थे। क्या थे, चित्रकार। दसवंत एवं बसावन चित्रकार जो थे वो अकबर के समकालीन थे। वहीं उस्ताद मंसूर अबिसन दास, उस्ताद मंसूर अबिसन दास जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, इसमें कह रहा कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। ऑप्शन ए में इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन बी में भाषण और अभिव्यक्ति का आज़ादी, फिर ऑप्शन सी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 17। इसमें कहा रहा कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, जब जो बोल रहा कि एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक, जो सांसद और विधायक होते हैं उसके मतों की संख्या क्या होती है, तो समान होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी, हमें अनुच्छेद 54 में मिलता है। किसमें, अनुच्छेद 54 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका जो है अनुच्छेद 55 में मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 18। तो इसमें कहा रहा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए में है वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा जो है हमारे संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि न्यायालय जो है, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत की जनता को नहीं मिलता तो वह जो है न्यायालय में इसको लेकर जो है मतलब हक नहीं, जो अधिकार नहीं जमा सकता। न्यायालय जो है उसको जो है लागू नहीं कर सकता ज़बरदस्ती बिना राज्य के अनुमति के, ठीक है। राज्य चाहेगा तभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है लागू करेगा, अन्यथा नहीं लागू करेगा। इसलिए कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना किसका कर्तव्य होता है, तो राज्य का कर्तव्य होता है, ना कि न्यायालय का, ठीक है। वहीं मौलिक अधिकार जो है क्या है, तो न्यायालय द्वारा जो परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय जो है उसको लागू कर सकता है। अगर मेरा मौलिक अधिकार हनन हो रहा तो हम अगर न्यायालय में जाएंगे तो वहाँ जो है न्यायालयों के द्वारा जो है हम लोग का मौलिक अधिकार को जो है अधिक संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 19। इसमें कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 312, ऑप्शन बी है धारा 313, ऑप्शन सी है धारा 314, ऑप्शन डी है धारा 315। तो जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध कौन सा धारा में है, तो धारा 313 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, कह रहा कि वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी संरक्षित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपको अनवीकरणीय। देखिए, कह रहा कि वैसा संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो रहा, वर्षों से उपयोग हो रहा और वो समाप्त हो जा सकते हैं, तो ये कैसा संसाधन हो गया, तो अनवीकरणीय हो गया, यानी पुराना है। और इसी से संबंधित एक और वर्ड है
इसी से संबंधित एक और वर्ड रहता है पारंपरिक और अपारंपरिक। ठीक है, तो पारंपरिक क्या है? तो पारंपरिक यानी परंपरा से चलते आ रहा, यानी परंपरा यानी प्राचीन काल से जो है वो ऊर्जा हम लोग को मिल रहा है। जैसे में हम लोग को क्या है, तो कोयला परंपरा से मिल रहा, पहले से हम लोग को मिल रहा, पेट्रोलियम भी पहले से मिल रहा, प्राकृतिक गैस भी और परमाणु ऊर्जा, यानी जिसका जो है समाप्त होने का जो है कि समाप्त हो सकता है, वो पारंपरिक और अनवीकरणीय में आएगा। नवीकरणीय तथा अपारंपरिक में कौन आएगा? जो समाप्त नहीं हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता, पवन ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता, भूतापीय ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता। ये अपारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा में आएगा। अनवीकरणीय और पारंपरिक में कौन आएगा? तो आपको कोयला आएगा, पेट्रोलियम आएगा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा आएगा। ठीक है, समझ गए? इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 21, प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा है कि भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कायांतरण, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अपरदन, ऑप्शन डी अपसादन। देखिए, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय, जल, पवन, हिम जब किसी को जो है क्षय करेगा यानी तोड़ेगा, उसके द्वारा जो टूट फूट होगा, तो वो क्या करेगा? अपने साथ लेके जाएगा। ठीक है, जैसे जल के द्वारा, जल नदी में बहती है तो पहाड़ों से जो मिट्टी पत्थर जो क्या करती है, तोड़कर बहाकर जो है नदियों में प्रवेश कर देती है। तो वही जो है जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा जो क्षय को क्या कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं, यानी बहाव, यानी एक जगह दूसरा जगह लेके जा रहा तो अपरदन कहते हैं। लेकिन वहीं पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें अगर टूट फूट होती है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, स्थानांतरण नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। दोनों में अंतर है, दोनों याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टान जब टूट फूट होती है लेकिन एक जगह से दूसरा जगह नहीं स्थानांतरण होता है, नहीं जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। लेकिन अगर टूट फूट होती है और जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा जो है उसको बहाकर या दूसरे जगह, एक जगह दूसरे जगह लेकर जाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन में इसी में है अवसादन। अवसादन किसे कहते हैं? तो बर्तन में रखे जल में जो अविलेय पदार्थ जैसे रेत वगैरह मिला हुआ है, तो उसको कुछ देर छोड़ देने पर, कुछ देर शांत छोड़ देने पर वह क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न आइए। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रश्न क्या 22। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में? तो ऑप्शन ए बोरो, ऑप्शन बी अरेबिका, ऑप्शन सी रोबस्टा, ऑप्शन डी नरमा। इसका उत्तर होगा नरमा। ठीक है, नरमा बोला जाता है, और अरेबिका जो है एक कॉफ़ी का किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 23। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी तवी, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी जो श्योक। ठीक है, श्योक। तो व्यथ जो है किसको बोला जाता है? झेलम को कहा जाता है। किसको? झेलम को। अब देखिए, झेलम को जो है ऋग्वैदिक काल में वितस्ता कहा जाता था। झेलम को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वितस्ता। वहीं जो है ऋग्वैदिक काल में काबुल को क्या कहा जाता था? काबुल नदी को कुभा कहा जाता था, और चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था, और गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में बोला जाता था ये सब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें कहा है कि टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 25। इसमें कहा है कि कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 26 में। इसमें कहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। तो फ्लाई ऐश जो है किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। किससे? ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 27 में कहा है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व जो है किसके उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए है लिथियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 28।
निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसमें इधर से देखिए फलों के रस का परिरक्षण कौन करता है, तो फलों के रस को परिरक्षण करता है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। और फिर नेक्स्ट है पेट्रोलियम शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम शोधन में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम शोधन में। अब ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न 29, प्रश्न संख्या 29। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण किया जाता है, तो नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 30। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है, ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी जाइलम फाइबर, ऑप्शन सी वाहिनिका, ऑप्शन डी वाहिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक जो है भोजन का भंडारण करता है, किसमें, पादपों के जाइलम उत्तक। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में सूत्रकणिका केंद्रक हरितलवक, ऑप्शन बी में सूत्रकणिका गोल्जिकाय केंद्रक, ऑप्शन सी में सूत्रकणिका जीवद्रव कला केंद्रक, ऑप्शन डी में हरितलवक केंद्रक राइबोसोम। तो देखिए डीएनए जो है किस कोशिका के अंग में पाया जाता है, किस किस कोशिका में के अंग में, तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसमें पाया जाता है। केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है, हरितलवक में भी डीएनए पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब देखिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न कन्फ्यूजन प्रश्न, इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे पूछा जाता है कि रक्त के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं होता है, तो रक्त के आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता और ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है रक्त के आरबीसी में। एक प्रश्न आप पूछा जाता है कि कोशिका जो भित्ति है कहाँ किस किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति आपको पौधे में पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है और जीवाणु में भी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न संख्या 32 में हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का जो है स्रोत नहीं है, क्या नहीं है, तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये 33, प्रश्न संख्या 33। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन ए एक कोशिकीय युग्मनज से, ऑप्शन बी द्विकोशीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से, दोनों ए तथा बी दोनों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज से, ठीक है, एक कोशिकीय युग्मनज से। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34। इसमें कह रहा है कि वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक रूप में प्रयोग लाया जाता है, वह कौन सा है, यानी धान के खेत में कौन सा जल प्लावित पौधा है जिसे जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए है लेमना, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी बोल्फिया, ऑप्शन डी है ट्रेपा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एजोला। क्या हो जाएगा, एजोला उत्तर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन सी में है बोल्फिया, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प है बोल्फिया। क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो बोल्फिया है। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 35। इसमें कह रहा है निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है। ऑप्शन ए निलुम्बू, ऑप्शन बी निफेंथिस, ऑप्शन सी निकोटियाना, ऑप्शन डी निक्टेंथिस, ठीक है। तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो निपेंथिस। कौन है, निपेंथिस। और कौन कौन सा है ये भी, और एक दो और ऑप्शन है, याद रखिएगा। उदाहरण जैसे ड्रोसेरा, ये भी कीटभक्षी पौधा है। सनड्रियूज, ये भी कीटभक्षी पौधा। पिक्चर प्लांट, ये भी क्या है, तो कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 36। इसमें कह रहा है निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी यूलोथेरिक्स, ऑप्शन सी जल तिपतिया, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया। तो इसका सही उत्तर होगा काई। काई, लाइकेन को ही हम लोग काई बोला जाता है, ठीक है, लाइकेन को ही काई कहते हैं। और यही जो सहजीवी संबंध दर्शाता है किसके किसके बीच, तो शैवाल और कवक के बीच जो है दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37।
इसमें कारक निम्न में से कौन सी विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है, यानी राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है, कौन सा विधि है इनमें से? ऑप्शन ए है वितरण विधि, ऑप्शन बी है उत्पाद विधि, ऑप्शन सी है व्यय विधि, ऑप्शन डी है आय विधि। इसका सही उत्तर होगा आपको वितरण विधि, वितरण विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 38 में, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है आप वितरित लाभ, लाभांश एवं बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। तो इसका सही उत्तर होगा आपको लाभांश एवं बोनस शेयर। कोई भी शेयर धारक अगर निवेश करेगा तो उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा और बोनस शेयर मिलेगा, यही तो मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर में आइए, इसमें कारक आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन ए है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन बी सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न आइए, प्रश्न संख्या 40, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए में है, एक में है स्वपोषी यानी स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, जो स्वपोषी होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 में है द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी और विषम पोषणज के स्तर के उत्पादन से है, दोनों सही है। ठीक है, द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? जो प्राथमिक उत्पादकता को जो है खाता है, द्वितीय उत्पादकता कहलाता है। तो 1 और 2 दोनों हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या 41, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए में कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी में उड़ीसी, ऑप्शन सी में मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है आपको भारतनाट्यम से भी संबंधित है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से संबंधित है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। और यहीं पर देखिए ऑप्शन में है आपको उड़ीसी जो उड़ीसा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। और कथक उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। और कथक से संबंधित कौन कौन नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। और मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी वाहन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, प्रश्न संख्या 42, इसमें कारक निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, कालानुक्रम करें। तो इसमें देखिए पाई मेसॉन की खोज किसने किया, ये हम लोग जान लेते हैं। तो पाई मेसॉन की खोज आपको युकावा ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3 4 2 1, यानी पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया, पहले इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया, फिर प्रोटॉन का खोज किया गया, फिर प्रोटॉन का खोज किया गया, फिर न्यूट्रॉन का खोज किया गया, तब आखिर में पाई मेसॉन का खोज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, इसमें कारक निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। तो देखिए इको रिट्रीट महोत्सव जो है आपको उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 44 यानी 44, इसमें कहा रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1972। इसका सही उत्तर होगा 1961, ऑप्शन ए 1961। ठीक है, अब आइए ऑप्शन प्रश्न संख्या 45 में, इसमें कहा कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? राजा ललितादित्य ने ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो राजा ललितादित्य ने जो है कश्मीर पर जो है शासन किया था। कहाँ? कश्मीर पर शासन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 46 में कि सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी पुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। सैर-ए-गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 47 में, इसमें कहा रहा है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 मार्च। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 48, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है?
ऑप्शन ए मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। यानी जो है पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा? तो मेगास्थनीज ने कहा। किसने कहा? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 49। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, ऑप्शन बी सेलुलर नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ब्लूटूथ। क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। कह रहा कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी डार्टमाउथ। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी। ठीक है। अब आइए हम लोग इल्यूटेरियम दिया गया स्मरणीय पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साच प्राप्त हुआ है। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साच आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन ईंट से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे में सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। वहीं पूछेगा वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से? चनहुदड़ो से। वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से? और नक्काशीदार ईंट का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा रहा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता में। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो है शवों को जलाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में वो जो है मृतकों को टीला कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या थी? शवों को जलाने की प्रथा थी, उल्टा था। लेकिन शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ थी? हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा संबंधित हो। फिर शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, तो वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है कौन सा है? तो धौलावीरा है। ठीक है। धौलावीरा है। आपका आज का जो है सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा जो है कराए जा रहे सेट डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय भारत।